कहेंगे आपकी जर्नी अब तक आपके हिसाब से कैसा लगता है कि क्या जो हुआ काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है वो सही था, और अब आप कैसा महसूस करते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से आपने संगीत बनाना शुरू किया? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि संतूर एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है। इसको बहुत साल पहले कोई बजाते तो पुरुष प्रधान था ये, और मेरे मन में जब बहुत छोटी थी तब से इच्छा थी कि पुरुषों की जो एकांगी है ना इसको ख़त्म करना है, और महिलाएं तो सारी दुनिया में सब काम कर रही हैं तो क्यों नहीं कर सकती हैं। वो सोचते हुए मैंने पुरुषों के एकाधिकार को ख़त्म करना, वो मेरा एक मन में एक बड़ी ऐसी उत्कंठा थी कि क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो करते हुए, और जब मैंने म्यूज़िक की अपनी जर्नी शुरू की तो बहुत सारी मुश्किलें तो आई, पर बहुत अच्छा लगा। अब जाकर जो मंजिल मिली है ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, तो मुझे लग रहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा मैम, इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादातर इधर सितार है, वायलिन है, ऐसा क्या था कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट? सबसे पहला रीज़न तो यही था कि सितार तो बहुत लड़कियां बजाती हैं, वायलिन भी बहुत लोग काफ़ी अरसे सीख रहे हैं, लेकिन संतूर कोई लड़की नहीं बजाती। वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी। फिर इसकी जो ध्वनि है और इसमें जो रागदारी अंग है और इसका जो बजाना है, इसकी जो मेलोडियस और स्वीट वॉइस है, वो ऐसी है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, और जब हम इसको सुनते हैं, सुनने वालों को ही करती तो बजाने वालों को कितना करती होगी। तो मुझे इसकी रूह बहुत पसंद है। मैम आपने बहुत लोगों को निःशुल्क कलकत्ता अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे। हाँ तो आई थिंक what would not help आपने टाइम नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम राजस्थान फोरम का एंथम प्ले करेंगे आप सबके लिए।
थोड़ा लाइट्स अगर गज मोतीराम तोड़ पे नैन धरा केसरिया बालम आवो सारो मारे डेजर्ट स्टॉर्म जो एक श्रृंखला है उसमें हम जो लिविंग लेजेंड्स ऑफ राजस्थान है जिन्होंने देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया है उनको बुलाते हैं। ये इसके प्रस्तुतकर्ता है श्री सीमेंट्स और आईटीसी राजपुताना के साथ मिलकर हम इस सीरीज़ को हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर ऋषि मट्टू का, जो कि जनरल मैनेजर हैं आईटीसी राजपुताना के, कि वो आकर कुछ शब्द कहें। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार और हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं इस सीरीज़ के लिए। संतूर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ जब से मैं छोटा रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ कनेक्शन शायद कश्मीर से है, वो शायद ज़्यादा डिटेल्स आप बता पाएंगे। और इसकी जो धुन है वो इतनी निर्मल है और इतनी संतुलित तौर से बाहर आती है कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आई थिंक इसके साथ वोकल्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई थिंक दैट वेज इट्स एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड आप आशा करता हूँ कि आप लोग सब इस इवनिंग को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संतूर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसकी जो साउंड है वो बहुत ही निर्मल है। एंड टुडे वी आर वेरी वेरी प्लीज्ड टू हैव विद अस डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। आइए, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अश्विन दलवी जी का भी। आप भी आइए प्लीज़, ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Dr. Varsha is an emerging classical solo santoor player of the Sufiana Gharana of Kashmir and Sapori Baz. She started learning vocal and tabla at an age of 6. She's also done Sangeet Bhushan, Sangeet Prabhakar Vocal, Sangeet Alankar, Master of Arts in Vocal in First Division with merit. She was awarded the PhD on the subject of Haroti ki Lok Gathaon ki Gyan Parampara. At present, she's working as professor in music department, Government Girls PG College of Excellence in Ujjain. Dr. Varsha is awarded First Lady Award in the field of Santoor by President of India and WCD at the Rashtrapati Bhavan in 2018. Award of Honor at the Vancouver, received appreciation letter by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji on International Women's Day. Shikhar Samman Durlabh Vadya by MP Government in 2020. इनकी जो रिकग्निशंस और अवार्ड की लिस्ट है वो बहुत लंबी है, और अगर आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो आधा घंटा तो उसी में निकल जाएगा। आपसे बातचीत करेंगे हमारे जयपुर के अपने डॉक्टर अश्विन दलवी जी। डॉक्टर अश्विन दलवी जी जाना माना नाम है आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, कल्चर में, और आप सुरबहार वादक हैं, जाने माने एक आर्टिस्ट हैं, एक्स चेयरमैन हैं ललित कला अकेडमी के, एक बहुत ही अच्छे इंसान, हमेशा मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। धन्यवाद अपरा जी, इन बहुत अच्छे मधुर शब्दों के लिए। शुरुआत अच्छी होती है तो आगे का संचालन भी बहुत सुंदर रहता है। एक बार पुनः डेजर्ट स्टॉर्म की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि इस विशेष सत्र की अतिथि डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी से संवाद करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। सर्वेश जी का जब कॉल आया तो मैंने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछा कि संवाद करने के लिए वाई मी। तो बहुत ही शालीनता से, नम्रता से और स्वागत भाव से उन्होंने कहा कि एक संगीत विद्वान से वार्तालाप करने के लिए आप बहुत उपयुक्त हैं। तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगे। एक बार पुनः राजस्थान फोरम, संदीप जी, अपरा जी, सर्वे जी और तमाम जो डेजर्ट स्टॉर्म की टीम है, आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। और एक ऐसी विदुषी जिनसे आज संवाद होने जा रहा है, जिनको सिर्फ संगीतकार कहना पर्याप्त नहीं है, ये एक परफॉर्मर और उसके साथ में एक एकेडमिशियन और देश की प्रथम संतूर वादिका के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। एक महिला होने के नाते उनकी यात्रा कैसी रही यह तो हम जानेंगे ही। उससे पूर्व अपरा जी ने उनका परिचय अंग्रेजी में कराया, थोड़ा सा परिचय मैं ही वही हिंदी में थोड़ा सा करा देता हूँ। और जैसा अपरा जी ने कहा कि पूर्ण परिचय कराना संभव नहीं है, अगर परिचय कराने में रहेंगे तो जितना सत्र में समय मिला है वो सारा उसी में चला जाएगा। ऐसी विद्वान विदुषी आज हमारे साथ में है। तो एक संक्षिप्त परिचय के रूप में डॉक्टर वर्षा जी कश्मीर के सूफियाना घराने और सोपोरी बाज की प्रसिद्ध संतूर वादिका है। आप राजस्थान के झालावाड़ में डॉक्टर परिवार में जन्मी हैं और 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। 6 वर्ष की अल्पायु में ही आपने झालावाड़ के श्री इलाही बख्श जी से और अजमेर के श्री गिरधारी लाल डांगी जी से गायन और तबले की शिक्षा प्राप्त करी है। इसके अतिरिक्त आपने उज्जैन के श्री ललित महंत जी से भी तबले की शिक्षा प्राप्त करी है। आपने संतूर की औपचारिक शिक्षा एक गंडाबंद शागिर्द
के रूप में पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी जी से प्राप्त करी है। आपने संगीत में अनेकों डिग्रियां प्राप्त करी हैं, जिसमें प्रमुख हैं संगीत भूषण, संगीत प्रभाकर, संगीत अलंकार, मास्टर ऑफ आर्ट्स विद मेरिट। और आप अपने शोध कार्य पीएचडी में हाड़ौती की लोक गाथाओं का गायन परंपरा इस विषय पर उन्होंने पीएचडी करी। वर्तमान में आप उज्जैन में संगीत विभाग में प्रोफेसर हैं। 1992 में सहायक प्राध्यापक पद के लिए पीएससी में चुनी गई थी और उनकी नियुक्ति उज्जैन में ही हुई। अनेकों सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ संतूर, WCD अवार्ड, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एप्रिसिएशन लेटर और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुर्लभ वाद्य वादन के लिए शिखर सम्मान, वैंकूवर में अवार्ड ऑफ ऑनर्स। और ये सूची लंबी होती चली जाएगी, मगर कुछ गिने चुने मैंने आपको बताए। अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम, ये सब हम उनसे और आगे जानेंगे ही कि कहाँ कहाँ परफॉर्म किया। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें देश की चुनिंदा 112 फर्स्ट लेडीज में शामिल किया है। वर्षा जी अब लंदन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और यूएस में 40 शिष्याओं को इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क संतूर वादन की शिक्षा दे रही हैं। आपका चयन अगरतला में होने वाले ऑल इंडिया रेडियो के अखिल भारतीय रेडियो संगीत सम्मेलन में भी संतूर वादन के लिए हुआ, जहां संतूर वादन करने वाली वे प्रथम महिला रही हैं। अब ये जो चीजें हैं वो शायद ये स्वयं ना बता पाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। 26 साल की उम्र में मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति दी गई। आप यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, लंदन, दुबई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और विश्व के 56 देशों में आपने अलग अलग प्रस्तुतियां दी हैं। उनके जो प्रस्तुतियों के अनुभव रहेंगे वो हम वर्षा जी से साझा करेंगे। वर्षा जी, हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि आप डेजर्ट स्टॉर्म की श्रृंखला में हमारे साथ में संवाद करने के लिए आई हैं। तो शुरुआत बीच बीच में आपकी जो तरंग है वो हमको सुनने को मिलेगी ही, तो उसी के साथ में हमने देखा कि आपका बैकग्राउंड एकेडमिक्स का भी रहा है, परफॉर्मर भी रहा है आप, मगर शुरुआत में आपने गायन से, तबले से संगीत की शिक्षा प्रारंभ करी। तो ये अनायास ही संतूर वाद्य, ये कैसे आपने चुना? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ राजस्थान फोरम का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और उसके जो चेयरमैन हैं पंडित विश्व मोहन जी भट्ट का, जिनके आशीर्वाद स्वरूप और यहाँ पर मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। बहुत कुछ कहना है मुझे यहाँ पर आके, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है राजस्थान की मिट्टी में। बहुत कुछ दिल में होता है मेरे, बहुत कुछ कहना है, लेकिन अपनी समय की सीमा होती है, उसमें मुझे कहना है। यहाँ जितने सब लोग बैठे हैं, करीब करीब मैं सभी को जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। इसमें बहुत सारे तो मेरे आशीर्वाद दाता ही बैठे हैं। तो मैं सभी को सबसे पहले तो अपने दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर लोग, सब लोग बैठे हैं। आप सभी के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाई हूँ इस जीवन में, क्योंकि जीवन का महत्व तभी होता है, तभी हमें लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बचपन में जब बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो म्यूजिशियन बने। तो बचपन में कहीं म्यूजिक सीखने गए थे तो उन्होंने कहा, भैया बनिए कि लड़के को संगीत नहीं आ सकता। तो वो बड़ा अपने दिल में छुपाए बैठे थे कि भाई मेरा बेटा होगा तो मैं उसको म्यूजिक सिखाऊंगा। जो मेरे फादर हुए तो उन्होंने उनसे पूछा होगा बचपन में संगीत सीखना है, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बात खाली गई। फिर जब मैं हुई और जब बहुत ही छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि बेटा संगीत सीखोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल जी ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे रोज़, उस समय कोई इतने साधन नहीं थे, तो रोज़ मुझे रेडियो पर जो सुबह सुबह का आता था क्लासिकल म्यूज़िक का, वो सुनाते थे। और एक डायरी दे रखी थी उन्होंने मुझे, जिसमें मैं नोट करती थी कि आज मैंने इनका सुना, उनका सुना, कैसा लगा ये भी लिखो। तो ये एक डेली रूटीन था। फिर झालावाड़ में क्योंकि वहाँ गुनीजन खाना हुआ करता था एक ज़माने में, तो वहाँ एक
इलाही बख्श जी मेरे गुरु रहे प्रथम, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उनका नाम लेना मैं सबसे पहले लेती हूँ अपने गुरु में, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि सा क्या है, रे क्या है और ग क्या है। फिर मुझे तबले के लिए गुरु मिले, वो भी राजस्थान से, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी डांगी, अजमेर वाले। वो मुझे अजमेर से तबला सिखाने झालावाड़ मेरे घर ही आते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। इसके बाद मैं 4-5 साल की उम्र में ही मैंने वो रेडियो में सुना संतूर, तो उसमें सुना कि भाई भजन सोपुरी बजा रहे हैं, मेरे आज भी डायरी में लिखा हुआ है वो। तो मैंने मेरे ग्रैंडफादर्स का कि ये सब तो ठीक है पर मुझे तो यही सीखना है। तो उन्होंने कहा बेटा हम यहाँ रहते हैं और कश्मीर हम तुमको कैसे भेज सकते, तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, यदि आपको तो करना ही पड़ेगा, ये आपने बोला ना म्यूजिक सिखाना है तो आपको करना पड़ेगा। फिर ढूंढाई हुई तो पता चला कि उज्जैन में पंडित ललित महंत जी मुझे संतूर सिखा सकते हैं। फिर उनके पास मुझे ले जाया गया, और बाय द वे संयोग इतना अच्छा रहा कि पंडित ललित महंत जी जो मेरे गुरु हैं, उनकी मदर और मेरी दादी फास्ट फ्रेंड थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो सिखा सकते हैं। फिर मैं वहाँ गई और ऐसे मेरे संतूर की यात्रा शुरू हुई। और संतूर सब्जेक्ट ही ऐसा है, संतूर विषय ही ऐसा है, संतूर साज ही ऐसा है कि इसको जो भी एक बार सुन लेता है तो उसके दिल में से निकलता ही नहीं। तो ऐसे मैंने शुरुआत करने का सोचा। और एक मेरे मन में बचपन से ये था, चूँकि मैं तबला भी बजाती थी, तो राजस्थान की प्रथम महिला तबला वादिका होने का भी सौभाग्य मुझे मिला। पर मेरे मन में हमेशा से ये रहता था, हालांकि यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, परंतु ये था कि पुरुषों का एकांगी अधिकार इस सब्जेक्ट में खत्म हो। उस समय तक संतूर कोई लड़की बजाती नहीं थी, सब पुरुष ही बजाते थे। तो ये मेरा थोड़ा सा बचपन में कैसे रुझान हुआ संतूर की तरफ। जी जी। तो मगर संतूर में भी अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग स्टाइल ये सब होते हैं। आपने भी एक विशेष स्टाइल लिया होगा या बनाया होगा या कुछ सीखा होगा। आपके साज की क्या थोड़ी सी विशेषताएं हैं, आगे हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा साज के बारे में हम जानते हैं कि आपके साज की क्या विशेषताएं हैं। मैं जो संतूर बजाती हूँ, संतूर का वैसे नाम शततंत्री वीणा है, 100 तार की वीणा। कश्मीर का साज है, दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में आता है। मेरा जो साज है, ये जो मैं साज बजाती हूँ, ये मेरे गुरु, मुझे आगे स्वर्गीय बोलने में बहुत रोना आता है, क्योंकि अभी अभी वो नहीं रहे हैं मेरे गुरुजी 2 जून को, जिनको यदि मैं कहूँ कि वो गॉड ऑफ संतूर हैं या संतूर के सूर्य हैं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये उनके द्वारा बनाया गया साज है, उनके द्वारा मॉडिफिकेशन किए थे। पहले 28 ब्रिज का संतूर हुआ करता था, इसमें ब्रिजेस होते हैं, तो 28 ब्रिज का हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने 41 ब्रिजेस इसमें किए हैं। पहले जो साज बहुत एक अरसे पहले साज बजाया जाता था, वो फोक म्यूजिक के साथ बजाया जाता था, परंतु पंडित भजन सोपुरी जी ने इसमें इनोवेशन करके इसको तीनों सप्तकों में बजाने लायक किया। इसमें तीनों सप्तकों का हम वादन कर सकते हैं। इसमें ये जो साज है मेरे पास, इसमें तरब है, तुम्बी है, चिकारी है, और हम गमक बजाते हैं और ग्लाइड्स बजाते हैं। वो सब इसलिए पॉसिबल है कि इसमें इतने मॉडिफिकेशन हुए हैं। अदरवाइज तो संतूर, यदि आप प्लेन संतूर देखेंगे तो वो सिर्फ आपको स्ट्रोकिंग करके ही बजाते हैं। इसमें हम पूरा गायकी अंग भी बजाते हैं, जैसा हमारा राग शास्त्र कहता है वैसा गायकी अंग हम इस संतूर में बजाते हैं। तो ये वाला जो साज है, ये संतूर है, वो सभी से अलग है। दूसरी, इसमें आप सभी को दिख ही रहा होगा कि एक तुम्बी लगी हुई है संतूर में नीचे की साइड। चूँकि जब हम माँ सरस्वती की वीणा की कल्पना करते हैं तो, और माना भी जाता है कि सरस्वती इस महासागर में तुम्बे के आधार पर ही तैरती हैं, तो जो शततंत्री वीणा है उसमें तुम्बी क्यों नहीं। और तुम्बी से इसका बहुत साइंटिफिक संबंध है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम दिखाने के लिए तुम्बी लगी है, इससे इसके साउंड में भी बहुत फर्क पड़ा है। और हम जो अर्ध चक्रासन में बैठ के इसको बजाते हैं तो वो एक योग की मुद्रा है, उससे हमारा हेल्थ, माइंड सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो ये इस साज की खासियत है। इस साज में जनरली 2 स्टिक्स को आपने विभिन्न घरानों में बजाते देखा होगा, परंतु हमारे घराने में हम 3 स्टिक्स का प्रयोग करते हैं। 3 कलम, उनको स्टिक्स को जैसे आप देख रहे हैं, ये कलम है, इसको कलम कहा जाता है। और ये
हम 3 स्टिक्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक स्टिक पूरी ग्लाइड्स के लिए होती है और जिसमें स्वरों पे ठहराव आपको लेना है तो उसके लिए होती है। अच्छा, हम आपकी जीवन यात्रा पर आगे चर्चा करें, क्योंकि अभी संतूर वाद्य की ही चर्चा चल रही जी। है। हल्की सी स्वर लहरी आप अगर छेड़ दें जी ज़रूर। उसके बाद में हम आगे की जी ज़रूर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि इसके अंदर तरब भी है, नींद भी है। इसमें हम लोग गमक का प्रयोग करते हैं, जो आपको आम संतूर में दिखने को नहीं मिलता है। और ये भी मेरे गुरुजी पंडित भजन सुखपुरी जी का ही प्रयोग है। और मैं जिस घराने को बिलोंग करती हूँ, संतूर का सूफियाना घराना है। पंडित जी की 7 जनरेशन 7 पुश्तों से संतूर बज रहा है। क्योंकि घराना कब माना जाता है कि जब कम से कम 3 पुश्त में कोई चीज़ हो, तो ये सोपो रिवाज कहलाता है। जो गमक और हम ग्लाइड्स का प्रयोग करते हैं उसको नाम दिया गया है सोपा रिवाज। और संतूर का एकमात्र सबसे बड़ा घराना है, वो है सूफियाना घराना। मैं आपको मेरे साज के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे घराने में किस तरह से संतूर का प्रयोग किया जाता है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन के ही पता चलता है कि कितनी साधना, कितना रियाज आपने किया होगा। और वैसे भी संगीत साधना का मार्ग है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग माना जाता है। रियाज के अनेकों किस्से सब विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, हमको सुनने को मिलते हैं कि कितना अनुशासन, कितना कड़ा डिसिप्लिन रियाज में जब शिष्य रहते हैं तो उस दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे इमदाद खान साहब जब रियाज करते थे तो कहते हैं कि 4 मोमबत्ती का रियाज करते थे। एक मोमबत्ती अगर 1.5-2 घंटे की होती है तो नॉन स्टॉप 4 घंटे का रियाज करना, ये उनकी एक साधना का मार्ग था। तो एक किस्सा सुनने को मिलता है कि बीच में उनके कुछ शिष्य आए और बोला कि उनकी जो पत्नी है उनकी डेथ हो गई है, तो बोले अभी मेरा 1.5 मोमबत्ती बची है, ये पूरी करके आऊँगा। तो वो पूरा करा और फिर वहाँ पर गए। ऐसा डेडिकेशन ये सब संगीत के मार्ग में हम लोग को सुनने को मिलता है। एक बार पंडित निखिल बैनर्जी अपने गुरुकुल में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से सीखते थे, तो वायरल फीवर हो गया होगा तो सवेरे जल्दी नहीं उठ पाए, तो उनको आवाज़ नहीं आई गुरुजी को उनके कक्ष से। तो पूछा कि क्यों आज तुमने क्यों नहीं सवेरे बजाया? तो बोला कि फीवर हो गया था। तो खान साहब बोलते हैं कि मर तो नहीं गए थे ना। तो इस तरह के इस मार्ग से संगीत साधक गुजरता है, तब जाके उसको कुछ सिद्धि हासिल होती है। निश्चित ही आपके दरमियान भी साधना की तपस्या का दौर रहा होगा। कुछ ऐसा वाक्य जो आप लोग शेयर करना चाहें हम लोग के साथ में? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली मैं बनिया फैमिली से हूँ, वहाँ कोई म्यूज़िक समझता नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर बहुत शौकीन थे, चूँकि वहाँ गुंजन खाना था। अब मैं जैसे बड़ी हुई उज्जैन आई, संतूर, गाना और तबला। संतूर वही अच्छा बजा सकता है जिसको गाने का बहुत नॉलेज हो और तबले का भी नॉलेज हो, क्योंकि ये सब ताल के साथ इतना खेलना तभी संभव हो सकता है जो आपको तबले का नॉलेज हो। और गाना तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसको मिला ही नहीं सकते थे, सुर का ज्ञान नहीं है तो कोई मिला के दे दे, और यदि फिर तो कोई बजा दे तो वो तो कोई बात ही नहीं बनी है। लेकिन आप खुद मिला के खुद बजाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि जब शुरू में मैं बहुत छोटी थी, संतूर चालू किया, तो मैं अपने गुरुजी पंडित ललित महन जी, उन्होंने मुझे संतूर शुरू किया। और वो एक्चुअली उन्होंने मुझे संतूर सिखाया क्यों, वो वैसे पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित केशव महाराज जी के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, और साथ ही आप सभी ने नाम सुना होगा पंडित रिजराम देसाड़ जी के शिष्य हैं। पंडित रिजराम देसाड़ जी इतना बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का कि जो सारे ही साज बजाते थे, और उन्हें पंडित रविशंकर जी लंदन लेकर गए थे अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वहाँ पर उन्होंने बहुत कंपोजिशंस बनाए। और कॉल ऑफ द वैली जो है संतूर का एक एल्बम है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, और ब्रजभूषण काबरा जी हैं उसमें, और उसमें जो पखावज है वो रिजराम जी की है, और बहुत फिल्मों में उनका म्यूज़िक है। तो उन्होंने पंडित ललित महन जी ने, जब वो बीमार होकर रतलाम आ गए थे, तो उनकी बहुत सेवा की, 10 साल उनसे सब तंत्र वाद्यों की शिक्षा ली। तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए ली होगी संतूर की शिक्षा, क्योंकि उन्होंने मुझे ही सिर्फ संतूर सिखाया, बाकी उनके वायलिन, सितार वगैरह सब में बहुत डिसाइपल्स हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं कहती थी नहीं आप ही मिला दो, क्योंकि अब बच्चों को लगता तो है कि मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी, पर इसको करना बहुत कठिन होता है। अब संतूर में तारें इतनी, अब उसको मिलाना, तो मैं कहती थी नहीं आप ही मिला दो। तो बहुत 2-3 साल ऐसा दौर चला कि सर मुझे मिला के संतूर देते थे और मैं बजाती थी। एक दिन सर को बहुत तेज गुस्सा आया, बोले कि ये मतलब मिलाऊंगा मैं और बजाओगे तुम, ये तो भाई कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने अपने नाखून काट लिए। अब मैंने कहा क्या मेरे को संतूरी में ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा जो भी नहीं मिल रहा है तो इसको तुमको ही मिलाना है, क्योंकि मैं तो नाखून काट चुका हूँ, और ये नाखून अब कम से कम मेरे 1 महीने में उगेंगे, या तो इसको बंद कर दो, जो तुम्हें करना है करो, और नहीं तो जाओ भैया बनिए की लड़की हो, अपने घर जाओ और शादी ब्याह हो जाए, वहाँ पर अपना काम करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरे को वो बात उस दिन की ऐसी बुरी लगी। मैंने कहा अच्छा नाखून, तो नाखून में तब मेरे बहुत बड़े हुए नाखून नहीं थे, क्योंकि मैं इस चक्कर में नहीं रहती थी कि मुझे मिलाना है, और कहती थी तो मेरे नाखून ही नहीं है। तो फिर
जो वो आता है ना मिलाने के लिए स्ट्राइकर्स वगैरह आते हैं, उससे कर करके मैंने मिलाया। लेकिन वो दिन मैं समझती हूँ मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था कि मुझे संतूर मिलाना आ गया। तो इस तरह की मेरी बहुत परीक्षा हुई। और खूब मोहन जी का सिखाना भी ऐसा था कि खूब वो गुस्सा आता है तो फिर आज भी मार देते हैं। हाँ, और यदि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, यदि मैं कॉलेज से आज भी आती हूँ तो आने के बाद आधा घंटा ही रेस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर नहीं तो मेरी शाम का खाना मुझे नहीं मिलेगा। वो घर में स्ट्रिक्ट है सर, यदि आपको 4 घंटे शाम को नहीं बजाने हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें मेरे जीवन में मुझे जितना भी थोड़ा बहुत आगे ले गई हैं, वो यही सब चीज़ें ले गई हैं। पंडित सोपुरी जी ने भी मुझे सिखाया था। फिर मुझे कहने लगे, बेटा तुम बहुत डरती हो, ये तार में लग जाएगी, तार नहीं चेंज करती हो, और ये बार बार। तो मैंने कहा कि उन्होंने मेरी 6-7 तारें उतार दी, बोला कि अब इसको लगा लो नहीं तो ब्रिज की जगह खा लिए। मैंने लगाई, काफ़ी हाथ में खून आया क्योंकि पहली बार लगाया था। रोना भी आया कि हे भगवान, ये अपन ने क्या सोच के लिया और क्या हो रहा है। लेकिन ये हो गया कि आज मैं पूरी साज की तारें मैं खुद चेंज करती हूँ। तो जब तक हमें गुरु ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं, मुझे लगता है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि मेरे दोनों गुरुओं का बहुत योगदान है। उन्होंने जैसे एक बच्चे को कैसे भी खिलौना देके सिखाना, या बच्चे को मार के पीट के, जो भी ये प्रकार, दोनों का यही था कि आपको संतूर वादक बनना ही है, अब तो बनना ही है। तो बनिए की लड़की हो, आगे शादी करके सब भूल भाल जाओगी। हाँ। आपने इस चीज को सीरियसली लिया क्या? बहुत सीरियसली लिया मैंने बहुत सीरियसली लिया। और मैंने मोहन जी को एक लेटर लिखा था जो आज भी उनके पास है। उन्होंने कहा था, नहीं मैं संतूर आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी और ये हो जाएगा और आप चली जाओगी, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तो मैंने उनको एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था, आज से संतूर ही मेरा गुरु है, संतूर मेरे पिता है, माँ है, भाई है, बहन और मेरा पति है। अब आपको सिखाना है या नहीं सिखाना है तो आप बोलो, और यदि इसके बाद नहीं सिखाओगे तो अपने हाथ की नस काट लूंगे। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को लेटर लिखा कि भैया ये लड़की ऐसी चिट्ठी लिखती है मुझे। तो उन्होंने कहा, नहीं सिखाओ, अब इसकी इच्छा है तो नहीं करे शादी तो कोई बात नहीं। तो वो भी बहुत ही अच्छी मेरे ऊपर कृपा हो गई। तो ये बहुत विरले उदाहरण है कि अपने साज को ही अपना पति जिसने मान लिया। तो वाह, क्या ऐसे एक बार भोपाल में मैं गई तो बार बार वो पत्रकार एक कॉन्सर्ट में आते थे, हिंदुस्तान टाइम्स। मुझे बोलते थे, मैडम आपने शादी नहीं की, मैडम आपने शादी नहीं की। अब मैं उनको क्या मतलब, कुछ आपकी तो नौकरी भी अच्छी है, आप प्रोफेसर हैं, आपने शादी नहीं की। फिर वो आए कि अब आप क्या बजाने वाली हैं। तो मैंने कहा, नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्या बजाने, अब आपको हॉल में आके सुनना पड़ेगा। पहले से आप लिख के ले जाते हो कि भाई ये छाप देंगे। तो मैंने कहा, नहीं मैं आपको तो नहीं बताऊंगी। बोले अच्छा ठीक है। तो आए, सुना, और सुबह हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने लिखा, वर्षा हैव रोमांस विद संतूर। और उसके बाद उन्होंने ना कभी नहीं पूछा। मैं अभी भी जब भी भोपाल जाती हूँ तो वो सबको बोलते हैं, भाई ये प्रश्न मत पूछना, क्योंकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट ही संतूर के साथ है। आते हैं आपकी आगे की यात्रा पर। निश्चित ही जिस भी समाज में हम रहते हैं उसमें थोड़ा सा महिला होना, पुरुष होना अपने आप में कुछ मायने रखते हैं। ऐसे मीनिंगलेस है बट फिर भी कुछ ना कुछ जो भी मायने रखते होंगे। महिला होने के नाते आपके जो पूरी संगीत की यात्रा रही उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी। इतिहास में जाएं तो उत्तर भारत के अंदर एक बहुत कठिन दौर से शास्त्रीय संगीत गुजरा है। यानी कि अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ लोग चूँकि भारतीय शास्त्रीय संगीत को उतना पसंद नहीं करते थे, वो उनका टेस्ट नहीं था, इसलिए रियासतें भी अपने राजनीति में व्यस्त थीं। तो संगीतकारों को कहाँ आश्रय मिले, एक बहुत बड़ा समस्या रही थी उस समय की। और उसमें भी फिर महिलाएं, तो एक समय ऐसा था कि उत्तर भारत के अंदर बहुत विकट स्थिति थी और बहुत सारे संभ्रांत परिवार तो शायद संगीत से संबंध या अपने आप को नहीं जोड़ते थे, और जुड़ा हुआ होता तो कुछ ना कुछ अपने रिजर्वेशंस रखते थे। ये एक ऐसा दौर से हम लोग गुजरे हैं। मगर उसी की बात करें तो भाई जी प्रथा ने उस संगीत को जीवित रखा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पर संगीत संरक्षित रहा, सुरक्षित रहा। आगे चल के उस संगीत को एक दर्जा मिला और वापस पुनरुत्थान की तरफ है, और महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान भी है। आप संतूर की प्रथम वादिका हैं, एक आपके साथ में एक और महिला है।
इस दरमियान आपको किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा, चैलेंजेस हुए होंगे, चाहे सामाजिक हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, उसमें आप कुछ बताना चाहें? ज़रूर। कोई भी हम मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता तो है कि हम चढ़ जाएंगे, लेकिन चढ़ना इतना आसान नहीं होता। मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं यूँ तो नहीं कह सकती भाई, जैसे कई लोगों के साथ तो वाकई ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्हें कोई मॉनिटरीली प्रॉब्लम है ना, तो कोई, मेरे साथ ये सब नहीं था। भगवान की कृपा से इतने अच्छे कुल में जन्म लिया कि उन्होंने मुझे सब चीज़ प्रोवाइड कराई। मुझे तो ये लगता है कि मैं उनके लिए क्या कर पाऊँ। मेरे नाम के साथ मैं अपने ग्रैंडफादर का नाम हमेशा लेती हूँ कि डॉक्टर कल्याण जी अग्रवाल मेरे ग्रैंडफादर थे। बहुत उन्होंने, मैंने जो बोला मुझे ये करना है, ठीक है करो, ये करना है बस, लेकिन संगीत नहीं छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरी बात ये कि मुसीबतें तो हर जगह आती, कहाँ नहीं आती। हम नौकरी करने जाते हैं, वहाँ भी बहुत मुसीबतें आती है। आपको प्रोग्राम में जाना है तो आपका जाना कितना मुश्किल है, मधु जी भी समझ सकती हैं, और सभी लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल भी मैंने 4:30 बजे तक क्लास ली कॉलेज में, उसके बाद मैं 4:30 बजे के बाद एयरपोर्ट आई और फिर यहाँ जयपुर आई हूँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी बचानी थी इसलिए। तो चैलेंजेस मेरे कॉन्सर्ट्स में जाने से लेके, सीखने से लेके बहुत 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 सारे आए, लेकिन मैंने संगीत को हमेशा ऐसे लिया कि ये मेरी एक, जैसे कहते हैं ना, आराधना है। हम नहा के सुबह भगवान की पूजा भी करते हैं, वो भी रेगुलरली करते हैं। तो संगीत को मैंने ऐसे लिया कि ये मेरी आराधना है, मेरी पूजा है, मेरा सब कुछ है। अब इसमें मुझे, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसमें कुछ अभाव दिखता ही नहीं है। किसी को भी, हम घर में यदि माँ बाप में से माँ को ज़्यादा प्यार करते तो माँ हमें कितना भी डांटे तो कोई हमें वो नहीं होता, ऐसा लगता है नहीं ये बहुत प्यार करते हैं। तो मैं साज को सच में अश्विन जी इतना प्यार करती हूँ कि आप विश्वास न करेंगे। मैंने अपना जो बेडरूम है उसमें 7x7 का बेड है, उसमें मेरे एक संतूर रखा रहता है और एक मैं। इतना मैं उसको प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती, उसके बिना रह नहीं सकती। दुनिया में सब कुछ चीज़ भूल सकती हूँ लेकिन संतूर नहीं। कठिनाइयाँ तो आती हैं, देश विदेश में भी मैं जहाँ गई तो कई बार, एक बार क्या हुआ कि मैं इजराइल गई थी प्रोग्राम में, तो गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम था, तो हमें जो लेने आने वाले थे हमें भूल गए लेने आना। वो कैसे भूल गए कि उनको नींद लग गई और वो ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा, और वो शायद सेकंड सेक्रेटरी थे या कुछ थे, वो प्रोग्राम ऑफिसर थे वहाँ के। अब हमें तो इतना टेंशन हो गया क्योंकि इजराइल में तो वैसे ही इतना ज़्यादा है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, बाहर निकले ना निकले। 2-3 घंटे हो गए भाई, लेने नहीं आए, फ़ोन भी नहीं लग रहा उस समय। इतना मतलब फ़ोन का सब ऐसा सिस्टम नहीं था, क्या करें। फिर वो आए, उनकी नींद खुली तो फिर वो कहने लगे अरे भाई हम आपको लेने आए, थोड़े से लेट हो गए। मैंने कहा भैया आप क्या लेट हो गए, हमें तो जान ऐसी हो गई कि ना तो हम इधर जा सकते ना बाहर जा सकते, और एक्चुअली जाना हमको फिलिस्तीन में प्रोग्राम बजाने था। इजराइल फिलिस्तीन दोनों में भी कंट्रोवर्शियल है। फिर वो कहने लगे कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब हम वहाँ गए तो उस दिन बाय द वे इंटरनेशनल वुमेंस डे था, और इतनी महिलाएं वहाँ आई कि मैं सारी चीज़ें भूल गई। इतनी महिलाएं आई उस प्रोग्राम में कि उनको ना 2-3 शो करने पड़े प्रोग्राम के, इतनी टिकट्स उन लोगों की बिकी। तो मुझे लगा कि कठिनाई तो आती है, पर उसको क्या है, मैंने क्या सोचा कि चलो कोई नहीं, हम यहाँ आए 2-3 घंटे हम इस एयरपोर्ट को देखेंगे कि इजराइल में क्या क्या अच्छा होता है। मैं नेगेटिव कभी नहीं लेती किसी चीज़ को। तो यहाँ एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं जो हमारे इंडिया में नहीं है, यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सिक्योरिटी कैसी है, तो मैं उसका चिंतन करने में ही अपने को 2 घंटे गुजार दिए। तो कठिनाई तो हर चीज़ में आती है। फिर दूसरी बात है कि मैं कोई मतलब अपने जैसे ना पुश्तैनी जो आर्टिस्ट होते हैं ना, घरानेदार आर्टिस्ट होते हैं, उनको थोड़ा सा बहुत सारा मार्ग ऐसे मिल जाता है कि घर से डायरेक्शन मिल जाता है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मुझे तो ये सब नहीं मालूम था, तो मुझे, लेकिन मेरे दोनों गुरुओं ने ऐसे ही मुझे बताया कि मुझे कैसे अपने आप को स्टेज पे जाना है, तो क्या करना है, कैसे अपनी कला को प्रदर्शित करना है। तो यही सब, और बाकी मुझे कोई कठिनाई ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि हर आदमी के लिए ऐसा है जितना भाग्य में उतना ही मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा तो किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। जी, बहुत बहुत कठिनाई के दौर से अभी हाल ही में हम सब लोग भी गुजरे हैं, और वो था कोविड का दौर। और कोविड के दौर में अलग अलग जनों को अलग अलग समस्याएं, बहुत हम लोगों ने अपने आत्मीय लोगों को, कुछ को खोया। हम लोग खुद को नसीबवान समझते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पर हैं,
और बहुत ही विकट कठिन दौर था वो, और उसमें हर एक प्रोफेशन में अलग अलग तरीके की समस्याएं आई होंगी। हम अगर संगीत की बात करें तो एक नीचे तबके का संगीतकार से लेकर उच्च श्रेणी के संगीतकार, उनके लिए बड़ी समस्या थी। नीचे तबके के संगीतकार को आप जैसे शादी में बजाने वाला ढोली वो से लेकर पंडित रविशंकर जी के स्तर पर बजाने वाला कलाकार जिसको रोज सामने 1000 की ऑडियंस देखने का अभ्यास है, दोनों के साथ में समस्याएं थी। इस दौर में आप एक एकेडमिशियन भी हैं, एक परफॉर्मर भी हैं। क्या क्या आपको लगा, किस दौर से आपको लगा कि संगीत इस परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या चैलेंजेस रहे या क्या समस्याएं रही, उस दौर को आप कैसे देखती हैं? कोविड का दौर तो सभी के लिए बहुत भयावह था, क्योंकि इसमें हमने बहुत लीजेंडरी आर्टिस्ट को खोया। ये तो हमारे लिए बहुत, जिसकी हम शक्ति पूर्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे, इस जन्म में क्या सैकड़ों जन्म तक नहीं कर पाएंगे। जैसे बड़े आर्टिस्ट चले गए, राजन भाई चले गए, पंडित बिरजू महाराज जी चले गए, मेरे गुरु जी चले गए, पंडित पद्मनाभ जी चले गए, देवू जी चले गए और उनके बेटे चले गए। ऐसे बहुत सारे, शुभंकर बनर्जी चले गए जो हम लोग 2019 के कनाडा कॉन्सर्ट में साथ ही थे। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत जिनका मैं यहाँ नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे लोग चले गए हैं। वो तो एक दुखद वो था, लेकिन अब इस टाइम को हमें, जैसे कहते हैं ना कि मुसीबत आ गई है तो उससे पीछा कैसे छुड़ाना, ये वाला हम लोगों के लिए था। तो कोविड के दौर में मैंने काफ़ी ऑनलाइन बच्चों को सिखाया। कॉलेज की भी क्लासेस, कॉलेज जाना ही नहीं होता था तो ऑनलाइन वहाँ की क्लासेस थी। बाकी समय जो बचता था मैं ऑनलाइन अपने जितने फॉरेनर स्टूडेंट हैं या इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं सिखाती थी। आज हम देखें, जैसे तबले को प्रसिद्धि बहुत लोगों ने दी है, लेकिन तबले को जो दमदार प्रस्तुति देने के लिए और तबला वादकों का सम्मान के लिए आज नाम लिया जाता है सिर्फ पद्म विभूषण पंडित केशव नारायण जी का, जो मेरे दादा गुरु भी हैं। ऐसे ही विदेश में कोई सितार को नहीं जानता था, लेकिन भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने जो सितार को प्रसिद्धि दी और सितार वादकों के लिए विदेशों के दरवाजे खोल दिए उन्होंने, वरना इसके पहले कोई सितार लेके विदेश में गया नहीं था। तो ऐसे लोगों ने, वो तो प्रैक्टिकली जाके उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाई है। और मेरे लिए तो मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि मैंने झालावाड़ में जन्म लिया तो बहुत ही अच्छी जगह जन्म लिया है, क्योंकि पंडित रविशंकर जी का झालावाड़ से बहुत गहरा संबंध है। उनके फादर झालावाड़ स्टेट के दीवान थे, उनका बचपन वहाँ बीता और लंदन में जो स्कूल है वो महारानी साहिबा का वहाँ हुआ करता था, और उन्हीं लोगों ने पंडित रविशंकर जी, पंडित उदय शंकर जी को लंदन भेजा था। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैंने जन्म लिया वहाँ से सितार की जर्नी शुरू होके पूरे विश्वव्यापी हो गई। तो मैं भी कुछ तो कर सकती हूँ। पंडित रविशंकर जी तो एक सूर्य थे, अभी हैं, सूर्य तो कभी अस्ती नहीं होता, लेकिन मैं कोई जरा छोटा सा कुछ तारा हूँ, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। ये सोचते हुए मैंने ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस ली और बहुत लोगों को सिखाया, और जो मुझसे बन पड़ा, क्योंकि दान के लिए ऐसे कहा जाता है कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता न लगे, जो मुझे किसी की हेल्प करनी थी वो सब किया मैंने। और मैं अपने गुरु घर में रहती हूँ, उज्जैन में जो मेरा घर है वो मैं अपने गुरु जी के यहाँ ही रहती हूँ, वो मेरे लोकल गार्जियन है। तो मुझे लगता था कि मैं भाई मेरे गुरु और गुरु माँ की कैसे सेवा करूँ, तो वो भी मैंने बहुत दिल से वो सब किया, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं है, मेरी बहुत बड़ी कमी है। कॉलेज में भी मुझे सब लोग बोलते हैं कि भाई आज वर्षा के हाथ का कुछ बना के लाएगी, तो मैं हंस देती करके दही ले आऊँगी क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं है ज़्यादा। और मेरा बचपन भी ऐसे बीता कि माँ ने कुछ करने नहीं दिया, दादी थी तो कुछ करने नहीं देती थी कि नहीं इसको पढ़ाई करने दो। बड़ी हुई तो जैसे कहते हैं ना, आदत वैसी पड़ गई। फिर मैं अपने गुरुकुल में जब आ गई उज्जैन में पंडित ललित महंत जी का, तो जो उनकी वाइफ है उनको हम भाभी जी बोलते हैं, उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। एक बार मैंने चाय वाय बनाई थी तो कुछ गिर गया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं इस लायक नहीं है शायद, तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। आज भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे टिफिन बना के देती हूँ। इतना आश्चर्य होता है, सब कॉलेज में मुझे पूछते हैं कि भाई ये टिफिन तुम बना के लाई, तो मैं इधर उधर देखती हूँ, भगले के तो दही मेरा वाला है बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चले गए हैं उनको तो हम श्रद्धांजलि देंगे, पर जो अभी हैं, जैसे मधु जी के फादर हैं यहाँ पर, तो मैं मतलब ऐसा लगता है मेरे बचपन में उन्होंने परीक्षा ली थी
गांधर्व महाविद्यालय से मैंने तबले में MA किया। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली थी, वो आए थे कोटा सेंटर पे। तो उन्होंने मेरे से, अभी तक मुझे याद है कि दिन और धुन में अंतर क्या है ना। तो पूछा दिन और धुन में अंतर क्या है बताओ। तो मैंने सोच के, मैंने जो ताल प्रकाश में पढ़ा था वो बता दिया। तो कहने लगे सही है तो सही, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो मैंने बोला भाई मैंने तो यही पढ़ा है, अब आपकी आगे इच्छा। तो फिर वो कहने लगे नहीं, और बहुत कॉन्फिडेंट है लड़की। फिर उसके बाद वो झालावाड़ धुन का आना हुआ, उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। और ऐसे लीजेंडरी लोग यहाँ, तो जयपुर तो ऐसी नगरी है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, पंडित शशि मोहन भट्ट जी और मंजू मेहता जी, और कितने कितने लोग यहाँ से निकले हैं। और बढ़िया बढ़िया आर्ट क्रिटिक हैं यहाँ पे। मैं कहती हूँ इंडिया के सबसे, जिसको कहते हैं ना ईमानदार आर्ट क्रिटिक, सर्वेश भट्ट जी बैठे हैं। आप बोलो कितना अच्छा क्रिटिसाइज करते हैं, उनके लेख आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मजा आ जाएगा। और कितना समझ है। अभी जब मैं थोड़ा सा ऐसा कर रही थी तो उन्होंने झट बोला कि अच्छा क्या पूरियां में मिला रखा है क्या। तो जब तक एक आर्ट क्रिटिक को ये नहीं मालूम है कि किस राग में मिला रखा है तो वो कैसे लिखेंगे। तो भाई मैं तो सभी लोगों को, मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप सब लोगों से बहुत छोटी हूँ, सभी के आशीर्वाद की बहुत आकांक्षी हूँ। मुझे आप सब लोग दिल से आशीर्वाद दीजिए कि मैं और भी कुछ आगे जितना कर सकती हूँ उससे भी आगे करूँ। यहाँ पे तो सब इतने विद्वान लोग बैठे हैं और सभी को तो मैं प्रणाम करती हूँ। जी जी, सभी की शुभकामनाएं हैं, हमेशा आपके साथ में रहेंगी। अपने संगीत में या तो कोई एकेडमिशियन बनता है या फिर कोई परफॉर्मर बनता है। आपकी विशेषता ये है, कुछ चुनिंदा जो लोग होते हैं उनमें से मधु जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जो एकेडमिशियन के साथ में परफॉर्मर होते हैं। ऐसा एक बिरला कॉम्बिनेशन आप हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन होती है, गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जो एजुकेशन होती है, दोनों का अनुभव है आपको और बहुत अच्छा अनुभव है। कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कम अच्छाइयाँ दोनों सिस्टम में क्या होती हैं, या आपने क्या फेस करी हैं, या क्या अच्छा आपने उनसे अनुभव लिया है, थोड़ा सा अगर आप साझा करना चाहें। जरूर। यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिस्टम है, कॉलेजेस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से तो कम से कम ये उसका सबसे बड़ा फायदा है कि मनुष्य के पास डिग्री हो जाती है ना, और कानसेन हो जाता है। कानसेन और डिग्री दो चीज़ें हैं। कुछ बिरले ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें सीखने की बहुत तलब होती है। हम तो बहुत सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। मैं सच बताऊं, कॉलेज में मुझे लगता है जिस दिन मेरी पूरी क्लासेस होती है मैं बहुत खुश घर से आती हूँ। वरना तो अदरवाइज आजकल तो ऐसा हो गया ना, हमें स्कॉलरशिप दे रखी है मुझे कॉलेज में, मैं सेंट्रल सेक्टर की स्कॉलरशिप की एक्सपर्ट हूँ। तो उसके बाद क्लासेस होती हैं मेरी, तो यह है उसका फ़ायदा है। लेकिन बच्चों को कम से कम ये कि सुर ज्ञान हो जाता है। किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो समझने को तैयार रहते हैं, वरना लोग कहते हैं शास्त्रीय संगीत ही नहीं सुनना है। तो मुझे लगता है कि कम से कम संगीत का प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है। अच्छा, कुछ अच्छे स्टूडेंट आते हैं तो वो कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत ही पवित्र बंधन है। उसमें सीखा हुआ, उसमें ढला हुआ, उसके सांचे में ढला हुआ कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसको एक तो सबसे पहले संगीत की आराधना करना आएगा, दूसरा संगीत से प्यार हो जाएगा, और तीसरी बात ये कि उसमें वो भले ही इसको नौकरी ना मिले, लेकिन वो जो कर देगा ना वो डिग्री वाला नहीं कर सकता। ये तो मैं बहुत दिल से कहना चाहती हूँ। और अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई उसमें तो बहुत सारे मोड्स आए हैं, उसके बहुत सारे सिलेबस मैंने क्रिएट किए हैं यूजीसी के साथ। तो उसमें माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो कम से कम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि कॉमर्स वाला बच्चा आके कहता है कि हमें म्यूज़िक लेना है। जनरली कॉलेज में क्या होता है, जब हमारी 0 क्लास होती है एडमिशन के समय, तो मैं सबसे कहती थी भाई एक लेक्चर मेरा भी रख लो। तो वो कहते हैं हाँ रख लेंगे, फिर रखते नहीं थे। फिर मैं किसी और को जाके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करती, सर हमारा एक लेक्चर रख दीजिए ये वाला। तो कहते अच्छा ठीक है। लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि जब मैं थोड़ा सा उन्हें गुनगुना के सुना देती थी तो वो कॉमर्स वाले भी अपना कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स में एडमिशन ले लेते थे। तो लोग डरने लगे, तो फिर 2-4 साल से बंद कर दिया उन्होंने। मुझे कोई लेक्चर नहीं देते वो इस टाइप का। वो कहते नहीं आप अपनी कैंपेनिंग अलग से करो, हम आपको नहीं देंगे। और आप वो लड़कियां फटाफट गूगल में डालती है अच्छा डॉक्टर वर्षा अग्रवाल संतूर क्लियर, अरे नहीं हमें तो यहीं पढ़ना है। तो वो उन्होंने कहा नहीं आप मत आया करो यहाँ पे। तो ये सब होता है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा तो इतना अच्छा बंधन है कि मुझे लगता है कि यदि हमारे यहाँ गुरुकुल सरकारें भी खोलें, जैसे जयपुर तो ध्रुपद का इतना बड़ा घराना है, जयपुर में खुले, मोहन वीणा के लिए खुले, ऐसे सरकार को भी वो सब करना चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए कि ऐसे गुणीजनों को तो भाई
पहले राजशाही में तो गुनीजन लोग कोई नौकरी थोड़ी करते थे, उनका पूरा घर का खर्च चलता था, पूरा वो रहीसी से रहते थे। हमारे इंदौर में जो बाबू खान साहब हुए हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, जो बीनकार हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि वो शेरवानी से नहा लेते थे, मतलब उनको अपनी कोई चिंता ही नहीं होती थी। और एक जुम्मे को उनके शिष्य उनको ले जाते थे तो वो कहते बेटा इसी पे साबुन लगा दे, उसी से नहला दे, फिर अपनी वो जलेबी वलेबी कहते तुम खा लो, मैं सूख रहा हूँ अभी, शाम को लेने आ जाना तांगे वाले को। तो ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना, जिसको ऐसे ऐसे गुनीजन हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, इतना आसान नहीं है ये सब करना। अपने को लगता है कि ये कोई मजाक की बात हुई, लेकिन ये एक्चुअली डिवोशन है कि वो इतना टाइम भी नहीं खराब करना चाहते थे कि मुझे कहाँ मैं कपड़े चेंज करूँगा, कहाँ क्या करूँगा। ऐसे ही आपके जयपुर में कितने बड़े बड़े सब गुनीजन हैं। सारंगी का तो सारंगी का एक सारंगी हब होनी चाहिए जहाँ हमारे मोइनुद्दीन खान साहब हैं बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को तभी तो सीखेंगे ना, बच्चे कैसे सीखेंगे। कॉलेज में सारंगी नहीं है सब्जेक्ट, कॉलेज में ध्रुपद अब थोड़ा खुला है लेकिन ध्रुपद नहीं है, तो कैसे गायकी सीखेंगे। प्राइवेट गुरुकुल खोल के तो फिर वहाँ पे क्या होता है वो तो ईश्वरी जानता है। लेकिन यदि हम, ये मैं ज़रूर कहूँगी, यदि यूनिवर्सिटी में इन सब सब्जेक्ट्स को खोला जाए और बड़े जो आर्टिस्ट हैं, अभी यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति में कुछ लिया है कि कुछ नया पोस्ट क्रिएट किया है आर्टिस्ट लोगों के लिए, भले डिग्री ना हो, है ना। तो वो यदि, मैं तो कहती हूँ वो जरूर आना चाहिए। और एक थोड़ी सी ना सरकार से मेरी, पूरी केंद्र सरकार के सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें जो 65 साल की नौकरी है 60 में रिटायर कर देना चाहिए, तो आने वाली जनरेशन आए और वो इस पीढ़ी को आगे बढ़ाए, क्योंकि हम लोग 60 साल तक बहुत कुछ कर चुके होते हैं अपनी नौकरी में। और अभी बेसिकली संगीत को थोड़ा सा पीछे जाने के लिए ये भी चीज़ है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट की वैसे भी कमी है ना, तो बच्चे लेना नहीं चाहते हैं। अब यदि 65 साल तक मैं ही बैठी रहूँगी उस पोस्ट पे, तो फिर आने वाली जनरेशन क्या करेगी, बेचारे वो तो ओवर एज हो जाएंगे। आपके विचार बहुत क्रांतिकारी हैं, वरना रिटायरमेंट होने से पहले प्रोफेसर यही सोचता है कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले 5 साल और बढ़ जाए। हाँ, अभी तो मुझे सुनने में आया था, कोई कह रहा था 70 साल कर रहे हैं, मैं कहा भैया फिर तो यहाँ कब्र भी बना देना, तो बाद में बच्चे आएंगे तो वो भी यहाँ एक फूल चढ़ाते हुए जाएंगे, वो वर्षा करवानी आती। तो ऐसा तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है कि 60 साल बहुत होता है। और फिर आने वाली जनरेशन को यदि हम नौकरी नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तो वो क्यों अपने हमारे सब्जेक्ट में करेगा। संगीत में इतनी नौकरियां नहीं है, वैसे भी कम है, आप जानते हैं। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं रिटायर हो रही हूँ तो मेरी जगह अतिथि विद्वान आ रही है, परमानेंट आदमी कोई आता भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे इससे। अधिकतर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जाते हैं यूनिवर्सिटी में, मगर अभी पुणे में एक अनूठा प्रयास हुआ, मैंने भी सुना है ये, कि पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो संगीत विभाग है, वहाँ पर जो गुरु हैं, उन गुरुओं के पास में घर पे स्टूडेंट्स जाते हैं दिन भर के लिए, सेवा करते हैं, अपना गायन अभ्यास करते हैं, तो उनको अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरु को भी वहाँ पर आकर रजिस्टर्ड में अपनी अटेंडेंस देने की आवश्यकता नहीं। संगीत परंपरा ऐसे ही चलनी चाहिए, चल सकती है। ये एक प्रयत्न हुआ पुणे में ऐसा। संगीत रिसर्च एकेडमी में अगर आप कोलकाता में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो परिसर है, उस परिसर में गुरुओं के जो फ्लैट्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स सीधे वहीं जाते हैं। वहाँ पर अलग से कक्षाएं लेने के लिए कक्षाएं नहीं है, उस जो गुरु के घर हैं वही कक्षाएं हैं। तो एक बहुत ऐसे प्रयोग भी होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, तो उसी से कलाकार बनते हैं। वरना हमारी कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से कलाकार बनना मुश्किल है। उनके लिए टाइम की भी सीमा है, 40 मिनट का हम पीरियड लेते हैं, फिर वो स्टूडेंट किसी और के पास चला जाता है, फिर कहीं और जाता है, फिर कहीं और जाता है। एक प्रयोग हुआ था, उसी पर मेरा अगला प्रश्न रहेगा। पंडित अरविंद पारिक की अगुवाई में उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, ऐसे टॉप नॉच 10 बड़े बड़े कलाकारों की एक समिति बनी। उस समिति ने उस समय की जो सरकार थी वहाँ पर उनको एक ज्ञापन दिया और भेंट करना चाहा। उद्देश्य ये था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में संगीत विषय थोड़ा सा अनिवार्य किया जाए। तो उस समय शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी थे, तो ये 11 जने वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। तो कपिल जी ने जवाब दिया कि देखिए, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, आज आप आए हैं संगीत को लेकर, कल मेरे पास में मार्शल आर्ट्स वाले कंपलसरी करने के लिए आएंगे, परसों मेरे पास नाट्य विभाग वाले आएंगे, और तरसों अन्य अन्य विधाओं के आएंगे। खैर वो वाक्य वहीं पर ही खत्म होता है। मगर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एकेडमिक से हैं आप, इसलिए स्कूलों के अंदर किस रेशो, किस प्रोपोर्शन में संगीत को स्थान मिलना चाहिए? मैं तो कहती हूँ संगीत को सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि जो भी बच्चा यदि संगीत सीखता है और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ता है, तो वो तो माइंडली बहुत फ्रेश रहता है।
और ज़्यादा इनोवेटिव होता है, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। पर अभी हमारी तो चलेगी नहीं, अभी जो है सरकार उन्हीं की चलेगी। तो संगीत को कम से कम, चलो आप 100% ना दें तो कम से कम 40% तो दे ही दें, इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी कला है, संस्कृति है, और इसकी जड़ें मजबूत करना हमें बच्चे से नींव से करना पड़ेगा। स्कूलों में पहले म्यूज़िक होता था, स्कूल्स में जो म्यूज़िक होता था उससे क्या होता था, बच्चे को थोड़ी तो सीखने की लालसा हो जाती थी, मुझे संगीत सीखना है, मुझे कहाँ जाना है, वो अपना दिमाग बना लेता था कि मुझे सितार सीखना है, मुझे सुरबहार। अब जैसे सुरबहार है, आप बजाते हैं तो एकदम एक्सेप्शनल वादक हैं आप, तो इसकी भी एकेडमी होना चाहिए, आपके पास बच्चे सीखना आना चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारे तक ही रह जाएगा संगीत। और इसको बहुत, संगीत को बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चे 1-2 जनरेशन के बाद अमेरिका सीखने जाएंगे, अब ध्रुपद सीखने फिर अमेरिका जाएंगे, है ना, और सुरबहार पता चलेगा कि अमेरिका में सीख रहे हैं, मतलब ऐसा, क्योंकि एकेडमीज आप यदि उनको प्रेशर नहीं देंगी तो कैसे काम चलेगा, अकेला आदमी थोड़ी कुछ इतना सब कर सकता है। ये ऐसा मेरा विचार है, मुझे लगता है कि हर कलाकार उससे सहमत होगा, और इतने सिखाने वाले बैठे हैं, आप क्यों नहीं उनको एक्सप्लोर कर। तो अपने यहाँ पर एक तो सरकारी तंत्र है और एक कुछ गैर सरकारी, आप पानी दीजिए प्लीज। तो एक सरकारी तंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करता है, कुछ गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, वो अपने स्तर पर संगीत सेवाएं करती हैं। सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अलग अलग अकेडमीज़ हैं, अलग अलग जोनल कल्चर सेंटर्स हैं, जिसके माध्यम से सरकारें काम करती हैं। तो वर्तमान में जिस तरीके का सहयोग सरकार संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए या उसको संरक्षण संवर्धन के लिए जो भी कार्य कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और क्या आपके और कुछ सुझाव हैं जिससे और बेहतर कुछ किया जा सके? अभी हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश से आई हूँ, तो मध्य प्रदेश सरकार में तो काफ़ी अच्छा कल्चर का हो रहा है, काफ़ी फेस्टिवल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और अवार्ड्स भी काफ़ी क्रिएट किए हैं। उसी के तहत मुझे 2020 का दुर्लभ वाद्य में शिखर सम्मान मिला है, तो मध्य प्रदेश सरकार की तो बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे शिकायत तो राजस्थान की सरकार से भी है कि मैं राजस्थान की बेटी होते हुए, जन्म लेते हुए मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया यहाँ पर। चलिए, अच्छा है आपने इस मंच से अपनी शिकायत पहुंचा दी सरकार तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि होना चाहिए ना, सभी को मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती मुझे मिलना चाहिए, जो लोग कर रहे सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कलाकार कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको, जैसे बच्चे को भी एप्रिसिएशन के लिए हम कुछ देते हैं ना, टिप्स देते कि ये देते, भाई तुमने बहुत अच्छी की टॉफी दी, तो भाई वो भी हमारे लिए एक टॉफी तो होगी ना करने के लिए। आप इतना अच्छा बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना, तो केंद्र सरकार तो कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी, लेकिन राजस्थान सरकार से तो मैं अपेक्षा करूंगी ही, और ये मेरा जिसको कहते हैं ना अधिकार बनता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम अधिकार बनता है। और सांस्कृतिक रूप से तो वैसे भी राजस्थान एक अति समृद्ध राज्यों में से एक है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पूरा विश्व राजस्थान की संस्कृति को देखने, समझने, सुनने आता है, और मुझे इसलिए गर्व होता है कि मैंने राजस्थान में जन्म लिया। थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रश्न अगर आप लोगों के हो तो उस प्रश्नों पर आते हैं, फिर दोबारा एक कंटिन्यू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो समापन हो, पुनः एक कुछ छोटे ख्याल या उससे ऐसे हम लोग करेंगे, मगर फिलहाल कुछ अगर आप लोगों के प्रश्न हैं, उसके बाद में फिर संवाद जारी रखेंगे। एक सेकंड गमक सुनना चाहती हूँ मैं गमक वाला पार्ट रह गया, क्योंकि बड़ा कठिन पार्ट है अपने के लिए।
माइक पे आवाज आ रहा है? जी, और कोई प्रश्न? मैडम, संगीत और म्यूजिक के लिए कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट है। ये वाकई गॉड गिफ्ट है कि कोई दूसरा भी चाहे तो डेडिकेशन के द्वारा सीख सकता है? गॉड गिफ्ट तो माना जाता है, लेकिन कोई भी सीखना चाहे, आपको सीखने की कितनी ललक है उस पर डिपेंड है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हम लोग ही पुरुषों के बजाने वाले वाद्य को बजा रहे हैं, तो हमने भी किया। और वैसे संगीत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने मोतियों का दान दिया हो उन्हें संगीत सीखने का अवसर प्रदान हो। तो आप यदि सीखना, और इसकी कोई उम्र नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स भी हैं, कुछ IPS भी हैं जो मुझसे सीखते हैं, और विदेशों में सीखते हैं तो कुछ 60-65 साल के लोग भी सीखते हैं। ऐसा नहीं न इसकी कोई उम्र है, क्योंकि ये तो और आपको जवान बना देता है। इसको म्यूजिक के लिए आप सीखो तो आपको लगता है कि सारी दुनिया की ही टेंशन आप भूल जाते हो। तो आप कभी भी सीख सकते हैं। और आप जयपुर में हैं तो जयपुर तो मतलब मेरा तो फेवरेट प्लेस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इतने में संतुष्ट हो जाती हूँ कि झालावाड़ राजस्थान में और जयपुर भी राजस्थान में है, तो मेरा जन्म वहाँ है। तो जयपुर में तो इतने सब गुणी लोग हैं, आप ज़रूर सीखिए। आप ना सीखिए तो अपने पोते पोतियों को सिखवाइए, सबको सिखवाइए, क्योंकि आने वाली जनरेशन एक बहुत बड़ा मैसेज लेके जाती है। आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत है, लेकिन रिलैक्स होने का कोई साधन नहीं है। टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सब रिलैक्स नहीं करते जो संगीत कर सकता है। ये प्रश्न आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए था या एक जनरल? मेरा दूसरा क्वेश्चन वही होना था जो उन्होंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि 65 के बाद भी सीख सकते। मेरे ख्याल से हम लोग का समय हो गया है अपरा जी। अंत में अगर आप कोई संगीत जगत या आने वाली जनरेशन उसको महिला होने के नाते कोई संदेश देना चाहें? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आने वाली जनरेशन को सबसे पहले तो संगीत जरूर सीखना चाहिए। फिर कैसे सीखना चाहिए उसके भी कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि हम चले गए, हमने उनको समझा। म्यूजिक टीचर को, आप किसी सब्जेक्ट के टीचर को एज ए टीचर या शिक्षक ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक जब भी सीखें तो उन्हें अपना गुरु मानकर सीखें, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो ये आता नहीं। बिना गुरु के आशीर्वाद के ये बिल्कुल नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आता, आपका दिमाग ही प्रिपेयर नहीं होता। फिर आपकी गुरु भक्ति कितनी है उस पर यह डिपेंड है कि आपने कितनी गुरु भक्ति, कितनी सीखने के लिए लगे, कितना उसके लिए आप समय दे रहे हैं। और साधन भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में तो मुझे लगता है कोई गरीब ही नहीं है, सबके पास सब साधन है, सबके पास सब साधन है। पहले हमारे आर्टिस्ट लोगों ने इतना अभाव में सीखा, अब तो सब भगवान की कृपा से समृद्ध है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें होना चाहिए। उसके बाद शिष्य में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए ईमानदारी। यदि मैंने किसी से एक स्टॉक भी लगाना सिखाया तो मुझे उनका नाम लेना चाहिए। आजकल की जनरेशन ये भूल रही है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो उससे क्या हो रहा है कि एक नया इतिहास बनता है, बच्चों के बायोडेटा से इतिहास बनता है कि नहीं, जैसे मैं खाली सिर्फ यही कह दूं कि मैंने पंडित भजन सुपुरी साहब से सीखा। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने इलाही बख्शी जी से संगीत सीखा, फिर गिरधारी लाल जी से सीखा, फिर पंडित ललित महन जी ने मुझे संतूर सिखाया, और उसके बाद मैंने पंडित भजन सुपुरी जी सीखा। तो आज विश्व में जहाँ मैं संतूर को फैला पाई, विश्व के करीब 62 देशों में मैंने अपना संतूर वादन किया, जिसमें बहुत सारे कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं,
भारत महोत्सव हैं और प्राइवेट ढेर सारी कॉन्सर्ट्स हैं। अभी कनाडा में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है ICMF, वहाँ भी मुझे जाना था पर मुझे वीज़ा नहीं मिल पाया दुर्भाग्य से, तो मैं नहीं जा पाई हूँ, वरना शायद आज 14 तारीख को मैं वहाँ होती। तो मेरे को आने वाली जनरेशन को ये कहना है कि बहुत ईमानदारी से सीखें, ईमानदारी से रियाज करें और ईमानदारी से अपने गुरु की सेवा करें और उनका नाम लें, क्योंकि आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े बड़े लोगों का लोग नाम लेते हैं और जिन्होंने बेसिक सिखाया, जिन्होंने आप में सारे संगीत के बीज इंजेक्ट किए, उनको भूल जाते हैं। तो संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जनरेशन को सुधारती है, जनरेशन को एक ऐसा संस्कार देती है कि उसमें ईमानदारी नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ ईमानदारी किसी को सीखनी है तो वो भी संगीत में जाए। जी, एक प्रश्न लिए आपने हाथ बढ़ाया। प्रश्न ये, मैडम ने गुरु शिष्य की बात करी, तो सारे यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं, शिष्य भी बैठे हैं, तो मैं गुरु को समर्पित 2 लाइन कहना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ भृंगी कीड़ा होता है, उसमें मादा कीड़ा नहीं होती है, तो भृंगी क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ के उसके कान में गुनगुन गुनगुन करता है और उसको अपने जैसा बना लेता है। तो गुरु का भी यही कार्य होता है। तो कहा जाता है गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को, कर ले आप समान, कर ले आप समान। जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है, जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है, वो बात खुदा से होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे जो संतूर के 2 गुरु हैं, इस बात से मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि पंडित दलीप महंत जी ने पंडित भजन सुपुरी जी पर एक कविता बनाई है, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको उसी से अपनी बात को समाप्त करूँगी। वो है हमारे सारे गमा पधनिसा को उन्होंने कैसे समझाया कि जीवन में ये कैसे उपयोगी है संगीत के साथ स्वर। तो वो कविता की 4 लाइनें जो मेरे गुरु पंडित दलीप महंत साहब ने बनाई है। संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, चूंकि भजन सोपुरी जी को सेंट ऑफ संतूर, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स कहा जाता था, उन्हें लंदन में उपाधि मिली थी। तो संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, सो तार सोपुर के तिमिर मिटाने को, चूंकि वो सोपुर के थे और तिमिर यानी अंधकार। तो संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, सो तार सोपुर के तिमिर मिटाने को, सा साधु मन, सा साधु मन रे रब को जान, गंधार गमन कर मध्यम मन को साध, पंचम परमेश्वर भजन करत ध्यान धरत धैवत को, नी निशितिन नी निशितिन नी निशितिन, संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपने इस कार्यक्रम का समापन के लिए और एक बार पुनः अपराज जी, आपका, सर्वेश जी, संदीप जी, इस तमाम इस समिति का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे लगता है इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारे हमारे वरिष्ठ मेंबर्स यहाँ पर हैं, बट 4 सीनियर मेंबर्स को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। 2 मेंबर्स को आमंत्रित करूँगी कि सबसे पहले आकर डॉक्टर वर्षा जी को मोमेंटो देकर उनका हमारी तरफ से आप थैंक्स करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जी का और पद्मश्री तिलक गिताई जी का। पद्मश्री मोइनुद्दीन खान साहब, आप आएँ, प्लीज़ आगे आइए। और हमारी तरफ से वर्षा जी को मोमेंटो देकर उनका अभिवादन करें। जोरदार तालियां हो जाएं। अरे नहीं, सब जितने सीनियर लोग हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ सबसे। आप एक ये प्लेट हमारी तरफ से देकर, तिलक जी जरूर आप लोग दोनों मिलकर एक प्लेट दीजिए। एक प्लेट, हाँ, एक सिंगल प्लेट आप दोनों। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मुन्ना मास्टर जी को
और इकराम राजस्थानी साहब को कि वो आगे आएं और हमारी तरफ से अश्विन जी को मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। आइए मन्ना जी, हम दोनों मिलकर इसको जोरदार तालियां। और मैं भजन लोकोरी का दोस्त हूँ। मेरा नाम इकराम राजस्थानी है, ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर हूँ। आपका तो बचपन से रेडियो साथ चल रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सारे राजस्थान फोरम के मेंबर्स को कि आप आगे आएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर हमारे को ज्वाइन करें। सारे फोरम मेंबर्स, राजस्थान फोरम मेंबर्स, प्लीज आप आगे आएं। चाहते हैं आपके साथ ज़्यादा बड़े हैं, प्रशंसक ज़्यादा बड़े हैं, चाहते हैं आओ ये आप अपने साथ खड़े हो, आइए तशरीफ लाइए। अच्छा आप करके मैं पंजाबी डायरेक्ट एक मिनट भैया अब आइए नहीं थैंक यू।